नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी बेसिकली वो बनाई थी C++ में फाइल्स एंड स्ट्रीम्स। अगर आप फाइल हैंडलिंग करना चाहते हैं C++ में तो कैसे करेंगे आप। और मैंने लास्ट लेक्चर में ये भी कहा था कि फाइल हैंडलिंग आपका C++ का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद आपकी C++ फिनिश हो जाती है। लेकिन दो तीन टॉपिक्स और भी है जो C++ में ऐड हुए हैं जब C++ बनाई गई। ये टॉपिक्स शुरू में तो नहीं ऐड किए थे कंपाइलर के अंदर, लेकिन बाद में ये टॉपिक्स ऐड हुए हैं। कौन से टॉपिक ऐड हुए हैं? एक टेम्पलेट फंक्शन एंड टेम्पलेट क्लासेस, एक एक्सेप्शन हैंडलिंग एक्सेप्शन का मतलब एरर हैंडलिंग कैसे करेंगे हम, वो एक्सेप्शन हैंडलिंग देखनी है। और इसके अलावा एक टॉपिक और आता है नेम स्पेस का। तो ये दो तीन टॉपिक और हैं आपके। सबसे पहले आइए देखते हैं टेम्पलेट्स क्या होते हैं। सबसे पहले टेम्पलेट्स में टेम्पलेट फंक्शंस देखेंगे। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स बेसिकली आर जनरल functions or classes which act upon all type of data। यानी टेम्पलेट्स क्या होते हैं? आपके ऐसे टेम्पलेट फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होते हैं जो एक बार हमें फंक्शन बनाना पड़ता है या एक बारी क्लास बनाना पड़ता है, वो हर डाटा टाइप के लिए चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे इस एग्जांपल में मैंने क्या बनाया है, void swap नाम का फंक्शन बनाया है। दो पैरामीटर है P और Q, दोनों बाय रेफरेंस एक्सेप्ट कर रहा है पैरामीटर्स, और यहाँ इंटरचेंज करने की स्टेटमेंट है। R वेरिएबल की हेल्प से P और Q का डाटा क्या हो गया है, यहाँ पे इंटरचेंज हो गया है। मेन में मैंने लिखा A और B की 10 और 20 है, स्वैप फंक्शन कॉल किया, A, B पास कर दिया। सो ये आपका फंक्शन कॉल हो गया। और ये A और B किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। इंटीजर टाइप के क्यों मैंने A और B डिक्लेयर किए? क्योंकि मेरे इसके फॉर्मल पैरामीटर्स क्या है, दोनों इंटीजर रेफरेंस वेरिएबल्स आपके। अगर आपको फ्लोट की वैल्यूज का स्वैपिंग करनी है तो आपको, अगर टेम्पलेट्स नहीं आते तो ये फंक्शन फ्लोट डाटा टाइप के लिए और बनाना पड़ेगा, यानी फंक्शन ओवरलोडिंग करनी पड़ेगी आपको फ्लोट डाटा टाइप के लिए। यानी आपके जितने भी बेसिक 4 डाटा टाइप्स है, अगर आप उन डाटा टाइप्स की वैल्यूज को स्वैप करना चाहते हैं तो आपको 4 फंक्शन बनाने पड़ेंगे। लेकिन टेम्पलेट फंक्शंस क्या होते हैं कि आपके फंक्शन तो वही है void swap, लेकिन मैंने इसकी जो P और Q जो रेफरेंस वेरिएबल है वो मैंने X टाइप के डिक्लेयर कर दी है। और X क्या है मेरा यहाँ पर? X यहाँ पर क्या है? डाटा टाइप है। डाटा टाइप है। तो टेम्पलेट्स कैसे बनाना है? टेम्पलेट कीवर्ड से बनाना है। टेम्पलेट, फिर लेस देन का सिंबल, फिर क्लास कीवर्ड, फिर स्पेस, फिर डाटा टाइप का नाम X, जनरल टर्म आपकी X। ऐसे ये स्वैप फंक्शन बनाया जिसमें P और Q का टाइप क्या है X, R का टाइप भी क्या है X, और ये इंटरचेंज करने की स्टेटमेंट है। अब मेन में मैंने 4 वेरिएबल बनाए हैं, एक A, एक B इंटीजर टाइप के, एक C और D, और इनको कुछ वैल्यू असाइन कर दिया मैंने। A, B के पास 10, 20 है और C और D के पास 2.2 और 2.7 है। अब अगर मैं स्वैप फंक्शन कॉल करना चाहता हूँ, इस वाले स्वैप फंक्शन को, जब मैंने A और B पास किया तो X का डाटा टाइप क्या बन गया? INT बन गया। और जब मैंने नेक्स्ट टाइम स्वैप फंक्शन कॉल करा, यही टेम्पलेट फंक्शन कॉल होगा, लेकिन X का टाइप क्या बन जाएगा? नेक्स्ट टाइम फ्लोट बन जाएगा। फ्लोट बन जाएगा आपका। तो आपका टेम्पलेट फंक्शंस को जेनरिक फंक्शन भी कह देते हैं। और इससे क्या बेनिफिट हो गया आपका कि आपको हर डाटा टाइप के लिए डिफरेंट फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आप एक ही टेम्पलेट फंक्शन बना दो, वो सभी डाटा टाइप्स के लिए चल जाएगा। अभी मैंने इस क्लास के अंदर एक ही डाटा टाइप लिखा है X लिखा है मैंने, और जरूरी नहीं है कि आप एक ही डाटा टाइप के
मेंशन करो, एक से ज़्यादा भी आप मेंशन करना चाहते हो तो मेंशन कर सकते हो। यानी कि अगर मैं दो डाटा टाइप्स के साथ डील करना चाहता हूं तो मैं कैसे लिखूंगा, क्लास स्पेस x1 क्लास स्पेस x2। तो ये आपका दो डाटा टाइप्स के लिए काम करेगा आपका फंक्शन। तो आपके अगर ये फंक्शन कॉल करते हैं ए और बी पास करा तो यहां पर ये इस एग्जांपल में आपको दो डाटा टाइप के साथ नहीं, नेक्स्ट एग्जांपल में समझाऊंगा कि दो डाटा टाइप्स के साथ अगर आपको डील करना है, टेम्पलेट फंक्शन बनाना है तो कैसे बनाना है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें कि क्लास कीवर्ड से मैंने दो डाटा टाइप्स बना दिए हैं। वो अगर आपको बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, आइए अब देखते हैं वो। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं, अगर हमें टेम्पलेट फंक्शन में एक से ज़्यादा डाटा टाइप मेंशन करना है, जनरल डाटा टाइप, तो कैसे मेंशन करने हैं। टेम्पलेट कीवर्ड लिखना है, लेस देन सिंबल क्लास x1, एक डाटा टाइप क्या बन गया x1, ऐसे कॉमा करके क्लास x2, सेकंड डाटा टाइप क्या बन गया x2, p का डाटा टाइप x1 है, q का डाटा x2 है, और p प्लस q मैंने कर दिया, सम कर दिया। इस फंक्शन का काम क्या है, दो वैल्यूज को ऐड करेगा। वो दो वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती हैं आपकी। मेन के अंदर मैंने दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ए और बी इंटीजर टाइप के, और फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर किए सी और डी फ्लोट टाइप के। अब सब मैंने कॉल किया, ए पास किया, सी पास किया। ए का टाइप क्या है, इंटीजर, सी का टाइप क्या है, फ्लोट। तो ये x1 किस टाइप का बन जाएगा, इंटीजर टाइप का, x2 किस टाइप का बन जाएगा, फ्लोट टाइप का, और सम आ जाएगा p प्लस q। ऐसे नेक्स्ट टाइम जब फंक्शन कॉल करी, d b पास करा, d क्या है मेरा, फ्लोट, b क्या है मेरा, इंटीजर। तो ये वाला x1 फ्लोट बनेगा और सेकंड x2 क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा आपका, और सम आ जाएगा आपका। या मैंने थर्ड वेरिएबल की हेल्प नहीं ली है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन जो सम आएगा आपका, जो डेस्टिनेशन टाइप है आपकी, वो आपका यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आर वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ और x1 टाइप का डिक्लेयर कर देता हूँ तो x1 तो मेरा इंटीजर है, तो पॉइंट वाली पार्ट ट्रंकेट कर देगा आपका। इसलिए हम आर वेरिएबल की हेल्प नहीं लेंगे, ना ही x1 टाइप का बनाएंगे, ना ही x2 टाइप का बनाएंगे। इसलिए मैंने डायरेक्टली मेंशन कर दिया सी आउट में ही p प्लस q। जब भी आप दो डाटा टाइप के साथ डील करते हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान से अपना प्रोग्राम डिजाइन करना होता है। तो ये जब आप दो डाटा टाइप के साथ डील करते हैं थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट मैंने टेम्पलेट बनाया x1 डाटा टाइप और एक स्पेसिफिक डाटा टाइप बना दिया मैंने, इंटीजर। ये इंटीजर मैंने क्या बना दिया है, एक स्पेसिफिक डाटा टाइप बना दिया। यानी इसका फर्स्ट पैरामीटर तो किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन सेकंड पैरामीटर क्या होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए। और सम क्या करेगा, p प्लस q करेगा। p मेरा x1 टाइप का और q मेरा इंटीजर टाइप का है। डबल वेरिएबल डिक्लेयर किया, z में 2.3 है, इंट a में 10 है, फ्लोट b में 2.2 है। अब मैंने सम b, a पास करा, b, a, b मेरा क्या है, फ्लोट है, तो ये मेरा x1 क्या बन जाएगा, फ्लोट बन जाएगा आपका। ऐसे a क्या है मेरा, इंटीजर है, तो ये इंटीजर ही रहेगा आपका, p प्लस q सम आ जाएगा आपका। ऐसे z, a लिखा है, z क्या है मेरा, डबल टाइप का, तो x1 का टाइप क्या बन जाएगा, डबल टाइप का बन जाएगा, डबल टाइप का x1 बन जाएगा। और सेकंड पैरामीटर a इंटीजर टाइप का तो है, वो है ही है। तो आपका सम आ जाएगा डबल और इंटीजर का, आपका डबल वैल्यू का सम आ जाएगा आपका। ऐसे ही आपका टेम्पलेट ओवरलोडिंग है। अगर आप देखना चाहे इस एग्जांपल में, अगर आप ये दोनों टेम्पलेट एक ही प्रोग्राम के अंदर बना दोगे तो भी आपका ये प्रोग्राम चलेगा। और इसमें क्या हो जाएगी, फंक्शन टेम्पलेट फंक्शन ओवरलोडिंग, टेम्पलेट फंक्शन ओवरलोडिंग होगी आपकी। एक दो डाटा टाइप के साथ, जनरल डाटा टाइप के साथ डील कर रहा है, एक जनरल टाइप के साथ और एक इंटीजर टाइप के साथ डाटा डील कर रहा है आपका। तो ये टेम्पलेट फंक्शन ओवरलोडिंग का भी एग्जांपल है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। तो आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल।
आइए स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल और देखते हैं। मैंने आपको स्वैप फंक्शन बताया था, टेम्पलेट फंक्शन कैसे बनाना है। तो वो जो स्वैप फंक्शन बताया था मैंने आपको, वो सारे डाटा टाइप्स के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब मैंने वही सेम फंक्शन बनाया है, आपका स्वैप, आपका टेम्पलेट बनाया, क्लास एक्स डाटा टाइप है, पी और क्यू रेफरेंस वेरिएबल एक्स टाइप के, आर वेरिएबल भी एक्स टाइप का, और ये इंटरचेंज करने की स्टेटमेंट है। तो अब ये वाला फंक्शन जो बना वो किसी भी डाटा टाइप के लिए कॉल कर सकते हो आप, इंटीजर, फ्लोट, कैर, डबल या ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स, उनके लिए आप ये वाला लॉजिक यूज कर सकते, ये वाला फंक्शन, जेनेरिक फंक्शन यूज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमें एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए, अगर हम इस टेम्पलेट के अलावा सिर्फ एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए बना दिया अगर हमने फंक्शन, तो क्या होगा। अब जैसे मैंने ये वाइड स्वैप इंट एंड पी इंट एंड क्यू, मैंने इंटीजर के लिए ये फंक्शन दोबारा से डिजाइन कर दिया। तो अब वो जब इंटीजर के लिए कॉल आएगी, किसको कॉल करेगा, जेनेरिक फंक्शन को कॉल करेगा या स्पेसिफिक जो डाटा टाइप इंटीजर के लिए बनाया गया उस फंक्शन को कॉल करेगा। तो वो तो C++ ये कहती है कि अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए अगर आपने फंक्शन बना दिया है, तो वो स्पेसिफिक डाटा टाइप जब भी आप उस इंटीजर वाले या स्पेसिफिक डाटा टाइप वाले फंक्शन को कॉल करोगे तो वो उसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपका जेनेरिक फंक्शन कॉल नहीं होगा आपका। तो यहाँ पे ये तो जेनेरिक फंक्शन है और ये स्पेसिफिक टू इंटीजर है। मैंने दो स्टेटमेंट लिखी है, एक void swap int and p int and q, और एक मैंने टेम्पलेट लेस देन ग्रेटर देन सिंबल void swap integer int and p int and q। दोनों ही मेथड करेक्ट हैं, चाहे आप ये वाली लाइन लिख दो या इसको हटा के ये टेम्पलेट वाली लाइन लिख दो, स्पेसिफिक डाटा इंटीजर के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका। जो करेक्ट मेथड है, जो प्रेफर्ड मेथड है, करेक्ट नहीं कहूंगा, प्रेफर्ड कहूंगा, प्रेफर्ड मेथड जो है वो टेम्पलेट वाला मेथड है। टेम्पलेट से आप अगर आप एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए फंक्शन बनाना चाहते हो तो टेम्पलेट से बनाओ उसको आप। तो अब मेन के अंदर मैंने क्या किया है, ए और बी दो वेरिएबल बनाए हैं और 10 और 20 इंटीजर असाइन कर दिए हैं। सी और डी दो फ्लोट वेरिएबल्स है, 2.2 और 2.3 है। मैंने स्वैप सी और डी कॉल करा। सी और डी का डाटा टाइप क्या है, फ्लोट है। फ्लोट है तो कौन सा फंक्शन कॉल करेगा, जेनेरिक फंक्शन कॉल करेगा, टेम्पलेट फंक्शन कॉल करेगा आपका जेनेरिक फंक्शन। और आपका x क्या बन जाएगा, फ्लोट, और आपका पी क्यू में ए सी और डी का रेफरेंस जाएगा और आर आपका रेफरेंस वेरिएबल, आर आपका फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हुए उनकी स्वैपिंग हो जाएगी। जब इंटीजर फंक्शन को दोबारा कॉल करा और जब इंटीजर पैरामीटर्स पास करे तो वो इस जेनेरिक ऊपर वाले फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, नीचे वाले फंक्शन को कॉल करेगा। तो यहाँ पर हमने एक फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट अप्लाई कर दिया है। स्पेसिफिक डाटा के लिए अलग से बना दिया है, इंटीजर के लिए अलग से बना दिया है, और बाकी जो बचे उनके लिए अलग से टेम्पलेट फंक्शन या जेनेरिक फंक्शन बना दिया है। तो ऐसे पॉसिबल है, अगर आप एक स्पेसिफिक डाटा के लिए फंक्शन को डिज़ाइन करना चाहते हो तो आप ऐसे बना सकते हो आप। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा आपसे, जो जेनेरिक फंक्शन होते हैं, जो टेम्पलेट फंक्शन होते हैं, वो सारे डाटा टाइप्स के लिए चल जाते हैं। तो टेम्पलेट फंक्शन का क्या डिसएडवांटेज है कि आपका सारे फंक्शन जितने भी डाटा टाइप्स के लिए वो फंक्शन कॉल होगा सभी का लॉजिक सेम होगा। लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर आप फंक्शन अलग अलग बनाते, इंटीजर के लिए अलग बनाते, फ्लोट के लिए अलग बनाते, कैरेक्टर के लिए अलग बनाते, डबल के लिए अलग बनाते, तो आपका लॉजिक जो होता है वो आपका डिफर कर सकता है फंक्शन ओवरलोडिंग में। लेकिन जेनेरिक फंक्शन में लॉजिक स्टेटमेंट सेम रहेंगी सभी के लिए। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है टेम्पलेट फंक्शन का कि जेनेरिक फंक्शन का जो लॉजिक है वो सभी डाटा टाइप्स के लिए सेम होता है। लेकिन अगर आप फंक्शन ओवरलोडिंग करके इस प्रोग्राम को बनाते हो तो आपका कहने का मतलब उसमें लॉजिक डिफरेंट आ सकता है आपका
फंक्शंस के अंदर आपका। तो आई होप सुनो आपको समझ आया होगा कि अगर आपने एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए फंक्शन बनाना है, टेम्पलेट फंक्शन बनाना है, तो कैसे बनाना है ये आपको मैंने सिंटैक्स बता दिया है। आइए आप देखते हैं कुछ और एग्जांपल। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं टेम्पलेट क्लासेस क्या होती हैं। जैसे फंक्शंस जनरल बन सकते हैं, जेनरिक फंक्शन बन सकते हैं, टेम्पलेट फंक्शन बन सकते हैं, वैसे आपकी क्लासेस भी क्या है, टेम्पलेट क्लासेस भी बन सकती है, या टेम्पलेट क्लासेस को जेनरिक फंक्शन भी कह देते हैं। तो जेनरिक क्लासेस सॉरी टेम्पलेट क्लासेस को जेनरिक क्लासेस भी कह देते हैं। तो इस एग्जांपल में मैंने क्या बनाई है, टेम्पलेट क्लास बनाई है। कैसे बनानी है, टेम्पलेट कीवर्ड से बनानी है। क्लास स्टैक टाइप का आपका। तो यहाँ पे एक डाटा टाइप क्या बनेगा, स्टैक टाइप का, या तो इंट बनेगा, या फ्लोट बनेगा, या कैर बनेगा, या डबल बनेगा, या किसी क्लास का ऑब्जेक्ट डाटा टाइप, किसी क्लास का नेम भी स्पेसिफाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। स्टैक क्लास बनाई, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एज 5 ब्लॉक्स का। स्टैक टाइप उसका क्या है, डाटा टाइप है। यानी अगर ये इंट होगा तो ये इंट एरे बनेगा, ये फ्लोट होगा तो फ्लोट एरे बन जाएगा। यानी जो डाटा आप पास करोगे ये एरे उस टाइप का बन जाएगा आपका। टॉप वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है, ये टॉप इंटीजर टाइप का ही रखना है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो टॉप को 0 से इनिशियलाइज कर रखा है, इसमें किया हुआ है। फिर पुश फंक्शन है, पुश फंक्शन में एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है स्टैक टाइप का, इस टाइप का पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, रिटर्न टाइप वर्ड है। और ये मैंने फंक्शन डिफाइन नहीं किया, अंदर डिक्लेयर कर दिया। और पॉप फंक्शन आया विदाउट पैरामीटर, स्टैक टाइप का, रिटर्न टाइप है आपका इसका, यानी इंट होगा तो इसका रिटर्न टाइप इंट बन जाएगा, फ्लोट होगा तो इसका रिटर्न टाइप फ्लोट बन जाएगा। अब क्योंकि ये क्लास के अंदर फंक्शन दोनों डिक्लेयर है, मैं क्लास के अंदर बाहर इनकी डेफिनेशन लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, टेम्पलेट क्लास स्टैक टाइप, यानी ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बिल्कुल एज इट इज टाइप कर देनी है आपने। फिर रिटर्न टाइप आएगा वर्ड, फिर किस क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्टैक क्लास से बिलोंग कर रहा है जो स्टैक टाइप के साथ डील कर रही है। और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का मतलब पुश फंक्शन का स्कोप जो है स्टैक क्लास के अंदर पड़ा हुआ है, और एक पैरामीटर सब करेगा, किस टाइप का पैरामीटर सेट करेगा, आपका स्टैक टाइप का पैरामीटर सेट करेगा। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट आपका बेसिकली इफ कंडीशन में टॉप की वैल्यू चेक हो रही है कि 5 तो नहीं है, अगर 5 है तो कह देगा स्टैक ओवरफ्लो और रिटर्न से यहीं से वापस चला जाएगा मेन के अंदर। अदरवाइज नहीं तो एस टॉप प्लस प्लस, नहीं तो टॉप पे जो वैल्यू होगी उस टॉप इंडेक्स पे आपका क्या जाएगा, वैल्यू चली जाएगी और टॉप का इंक्रीमेंट हो जाएगा नेक्स्ट इंडेक्स। यहाँ एक स्टैक क्या होता है, बेसिकली स्टैक एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है आपका जिसमें कि लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर है आपका। स्टैक क्या आपका एक डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम डाटा अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं, बिल्कुल ड्रम की तरह होता है जिसका एक माउथ ओपन होता है, एक माउथ क्लोज होता है। अगर आप उस ड्रम में कोई चीज़ डालोगे तो आपकी सबसे आपने जो चीज़ लास्ट में डाली है वही सबसे पहले क्या निकलेगी, आपकी बाहर निकलेगी। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट लिफो स्ट्रक्चर होता है स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये स्टैक की इंप्लीमेंटेशन कैसे करी है, एरे के थ्रू करी है आपका। ये आपका पॉप फंक्शन है, इसकी भी डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुश फंक्शन को बाहर डिफाइन किया, वही सिंटैक्स है आपका। और पॉप फंक्शन क्या कर रहा है, टॉप की वैल्यू चेक कर रहा है, अगर 0 होगी तो स्टैक अंडरफ्लो, रिटर्न 0 से यहीं से वापस चला जाएगा। और टॉप अगर ऐसा नहीं है तो टॉप माइनस माइनस करके कितना हो जाएगा, जो भी आपकी करंट वैल्यू उसमें डिक्रीज करेगा और टॉप एलिमेंट को रिटर्न कर देगा आपका। आइए अब देखते हैं एग्जाम्पल कैसे ये वर्क करेगा आपका। स्टैक क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया s2 और मैंने कहा कि स्टैक टाइप का डाटा टाइप क्या है, इंट है आपका। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये एस एरे किस टाइप का बन जाएगा, इंट एरे टाइप बन जाएगा आपका। ऐसे लेस देन ग्रेटर देन के अंदर आपको इंट फ्लोट क्या है डबल किसी भी टाइप का आप एरे बना सकते हो और आप अपना उस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर उस टाइप की वैल्यूज मैनिपुलेट कर सकते हो। s2.push कॉल किया मैंने 1,
तो पुश फंक्शन कॉल हुआ, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ, S1 में 1 गया, टॉप की वैल्यू क्या है अभी, टॉप की वैल्यू तो 0 ही है अभी आपकी, टॉप की वैल्यू क्या है 0 है, तो टॉप 5 तो नहीं है, ये कंडीशन में फॉल्स रहेगी। S0 पे क्या चला जाएगा S1, यानी S0 पे क्या चला गया 1 चला गया, और टॉप का इंक्रीमेंट हो गया कितना हो गया 0 से 1। फिर मैंने पुश फंक्शन कॉल करा, स्टैक पुश फंक्शन कॉल हुआ आपका, टॉप की वैल्यू चेक हुई, टॉप की वैल्यू लास्ट टाइम क्या थी 1, 5 नहीं है तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, S1 पे क्या कर देगा नेक्स्ट एलिमेंट 2 चला जाएगा, और टॉप का इंक्रीमेंट होगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर पुश फंक्शन फिर से कॉल किया, अब S1 में 3 आया, टॉप की वैल्यू चेक करेगा 2 है अभी, 5 नहीं है, तो S2 में क्या चला जाएगा 3 चला जाएगा आपका। सपोज मैंने ये दो फंक्शन कॉल और कर दी, फोर और 5 पुश कर दिया मैंने, 4 जब 4 ये वाला फंक्शन कॉल होगा तो S1 में क्या आएगा 4 आएगा, टॉप की वैल्यू कितनी है 2, कंडीशन फॉल्स है, इफ S2 में क्या आ जाएगा आपका, S2 में तो खैर 3 आ गया था और इंक्रीमेंट करके कितनी होगी थी 3 वैल्यू होगी थी, और 3 पे क्या जाएगा 4 जाएगा, 3 पे क्या जाएगा 4 जाएगा आपका, और टॉप का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर S2 डॉट पुश कॉल हुआ, S1 में आपका 5 आया, टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है 4 इक्वल टू 5, कंडीशन फॉल्स, तो टॉप में क्या चला जाएगा 5 चला जाएगा, 4 इंडेक्स पे 5 चला जाएगा, और टॉप का इंक्रीमेंट हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 से 5 हो जाएगा। अब टॉप की वैल्यू क्या हो चुकी है 5 हो चुकी है। अगर मैं एक पुश फंक्शन और कॉल कर देता हूं और 6 पास करता हूं तो आपका स्टैक टॉप की वैल्यू चेक करेगा 5 हो चुकी है, कंडीशन इफ क्या हो जाएगी ट्रू, करेगा स्टैक और फ्लो रिटर्न से यहीं से वापस चला जाएगा, यानी पुश आपका 6 नहीं हो पाएगा आपका। ऐसे ही आपका ये पॉप फंक्शन है, लूप चलाया मैंने, लूप लिखा i 0 से लेके <5 तक 5 बार चलेगा, और S2 डॉट पॉप आपका वैल्यू करेगा। जब फर्स्ट टाइम कॉल हुआ टॉप की वैल्यू चेक करी, टॉप की वैल्यू कितनी है 5, 0 नहीं है, तो टॉप माइनस माइनस करके कितना हो गया 4, और S4 पे जो वैल्यू है 5 वो सी आउट हो जाएगी, तो फर्स्ट वैल्यू क्या सी आउट होगी 5 सी आउट होगी आपकी। फिर आई का इंक्रीमेंट 1 हो जाएगा, कंडीशन 2 हो जाएगी, S2 डॉट पॉप चलेगा आपका, S2 डॉट पॉप क्या करेगा टॉप की वैल्यू चेक करेगा, टॉप की वैल्यू 4 है 0 नहीं है, इफ कंडीशन फॉल्स टॉप की डिक्रीमेंट कर देगा, कितना हो जाएगा 3 कर देगा, और S3 में क्या वैल्यू है 4 प्रिंट हो जाएगी आपकी। फिर पॉप कॉल होगा आपका, फिर से टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है 3, 5 0 नहीं है आपकी, 0 नहीं है तो टॉप का डिक्रीमेंट करेगा, कितना हो जाएगा टॉप डिक्रीज करके 2 हो जाएगा, और S2 में वैल्यू क्या है आपकी 3 आपकी पॉप हो जाएगी आपकी। फिर पॉप कॉल होगा, टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है 2, 0 नहीं हुई है तो 2 से डिक्रीज करेगा 1, और S1 में जो वैल्यू है 2 वो पॉप हो जाएगी। फिर से पॉप कॉल होगा आपका, टॉप की वैल्यू कितनी है, टॉप डिक्रीज होके यहाँ पे क्या आ गया था 1 आ गया था आपका, डिक्रीज होके 1 आ गया था, टॉप 1 है और ये 0 चेक कर रहा है, तो कंडीशन फॉल्स रहेगी, टॉप का डिक्रीमेंट करके 0 और 0 करके आपका S0 पे जो वैल्यू है यानी 1 प्रिंट कर देगा आपका। अब पॉप एक बारी और कॉल करोगे तो टॉप की वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब यहाँ पे डिक्रीज करके 0 हो चुकी है, 0 हो गई है, तो इसका मतलब टॉप की एक कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू, कह देगा स्टैक एंड फ्लो रिटर्न 0 से यहीं से रिटर्न कर जाओगे आप। तो यहाँ पर मैंने आपको दो चीजें बताई हैं, एक जेनरिक क्लासेस या टेम्पलेट क्लासेस कैसे बनानी है, और स्टैक क्या होता है, उस स्टैक के ऑपरेशंस बताए हैं, पुश और पॉप बताया। कोई मुश्किल नहीं है, ये डाटा स्ट्रक्चर आपके कोर्स में आएगा आपका, जहाँ से भी आप बीटेक या ग्रेजुएशन कर रहे हो अगर आप कंप्यूटर्स में, तो आपका डाटा स्ट्रक्चर आपका सब्जेक्ट आता ही आता है, उसमें आप पढ़ोगे कि स्टैक क्या है, कि लास्ट इन फर्स्ट आउट डाटा स्ट्रक्चर है आपका। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल जेनरिक क्लासेस या टेम्पलेट क्लासेस के ऊपर।
आइए स्टूडेंट अब देखते हैं एक और एग्जांपल जेनरिक क्लासेस का। यहाँ पर जो जेनरिक क्लास मैंने बनाई है, माई क्लास बनाई है, किस डाटा टाइप के साथ डील कर रही है? क्लास टी, जनरल डाटा टाइप क्या है? यहाँ पर टी है। टी टाइप का एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, एक्स को 0 से इनिशियलाइज कर रहे हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मैसेज आएगा। फिर सेट वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, एक्स में जो ए में आएगा वही एक्स में चला जाएगा और कह देगा वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर माई क्लास, मैसेज डिस्प्ले करेगा। फिर गेट फंक्शन है, रिटर्न टाइप टी है और रिटर्न एक्स कर रहा है, एक्स की वैल्यू रिटर्न कर रही है, ये माई क्लास है। अब ये भी एक क्या है? माई क्लास है। मैंने ये क्लास 2 बारी बना रखी है, तो मैंने टेम्पलेट क्लास ओवरलोडिंग कर रखी है, टेम्पलेट क्लास ओवरलोडिंग। पर ये जो क्या कहते क्लास है, ये सिर्फ इंटीजर टाइप के लिए बनी है, ये एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए बनी है। आप कहोगे वो वाली पहली वाली क्लास भी तो इंटीजर के लिए चलेगी, नहीं। अगर आपने एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए क्लास या जेनरिक फंक्शन बना दिया है, तो फिर जब आप वो स्पेसिफिक डाटा टाइप पास करोगे तो ये स्पेसिफिक क्लास या स्पेसिफिक जेनरिक फंक्शन ही कॉल होता है। कहने का मतलब ये कि ये इंटीजर के लिए चलेगा और ये और किसी डाटा टाइप के इंटीजर के अलावा फ्लोट, कैर, डबल या कोई अनदर क्लास टाइप के लिए ये वाली क्लास, पहले वाली क्लास चलेगी आपकी। और ये क्या कर रहा है, इसका सिंटैक्स देख लो, टेम्पलेट लेस देन ग्रेटर देन एम्प्टी रहेंगे, क्लास माई क्लास किसके साथ डील कर रही है? इंट के साथ डील कर रही है आपकी। सिंटैक्स बहुत ज़रूरी है टेम्पलेट में। ज़्यादातर बच्चों को टेम्पलेट के सिंटैक्स में कंफ्यूजन होती है, तो सिंटैक्स आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेम्पलेट्स का क्या होता है क्या नहीं होता। एक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक्स को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है और क्या देगा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इंट माई क्लास। फिर ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है? ए को 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, स्क्वायर ऑफ ए, और वो एक्स में वैल्यू चली जाएगी आपकी। और वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर माई क्लास में ऐसे डिस्प्ले करेगा। गेट क्या करेगा आपका? एक्स की वैल्यू, इंटीजर टाइप की एक्स की वैल्यू को रिटर्न करेगा आपका। अब मैंने यहाँ पे मेन के अंदर माई क्लास का डबल टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया डी और वैल्यू क्या पास कर दी मैंने? 10.2। अब ये क्लास तो इंटीजर के लिए है, तो डबल के लिए कौन सी चलेगी? पहली वाली क्लास चलेगी आपकी, और आपका ये वाले फंक्शन कॉल हो गए आपके पहली वाली क्लास के। ऐसी सेकंड क्या है? माई क्लास इंटीजर टाइप के लिए D1 D2, तो ये इंटीजर टाइप के लिए D1 ऑब्जेक्ट बन रहा है और 2 उसमें वैल्यू पास कर रहे हैं, तो ये इंटीजर टाइप के लिए इसको नहीं कॉल करेगा, पहली वाली क्लास को नहीं कॉल करेगा, सेकंड क्लास को ही कॉल करेगा, क्योंकि सेकंड क्लास हमने स्पेसिफिक इंटीजर्स के लिए बना रखी है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप क्या कहते स्पेसिफिक क्लासेस या स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए क्लास टेम्पलेट क्लासेस या टेम्पलेट फंक्शन बना देते हो, तो आपका वो जब कॉल होंगे वो कैसे कॉल होंगे? जब आप स्पेसिफिक डाटा टाइप उस टाइप का स्पेसिफिक डाटा टाइप पास करोगे तो वो कॉल होंगे आपके। जो जेनरिक है वो नहीं कॉल होगा, जो स्पेसिफिक बना रखा है वही कॉल होगा आपका। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। क्या करेगा ये माई क्लास का पहला कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? डी में 10.2 किस में आ जाएगा? ए में एक्स की D1 में क्या बनेगा? D1 में x बनेगा और उसमें क्या आ जाएगा? 10.2 आ जाएगा, 10.2 आ जाएगा आपका। ऐसे इंट सॉरी D1 में नहीं, D1 में नहीं, D में क्या आ जाएगा? 10.2। ऐसे D1 बनेगा, D1 में भी x बनेगा, उसमें वैल्यू क्या आ जाएगी? 4, क्योंकि 2 पास करी, 2 का स्क्वायर निकाला है, 4 आया और 4 आपका x में चला गया। चेक करना है कौन सा वैल्यू किसके पास है, तो d.get सी आउट कर दिया, d1.get सी आउट में कॉल मेंशन कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट में 10.2 आएगी, लेकिन सेकंड में क्या आएगी? 4 वैल्यू आएगी। 2 पास करिए लेकिन स्क्वायर निकाल रहे हैं हम वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए क्लास कैसे बनानी है वो कंसेप्ट बताया है मैंने इस एग्जांपल में।
ऐसी जब आप टेम्पलेट क्लासेस बनाते हो तो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स जो होते हैं वो भी डाटा टाइप के लिए मेंशन करना चाहो तो कर सकते हो। कहने का मतलब ये, अगर मैंने यहाँ लिख दिया T1 इज इक्वल टू डबल और मैंने ऑब्जेक्ट बनाया माई क्लास Z1, मैंने एंगल ब्रैकेट यूज नहीं करे, मैंने सिर्फ Z1 यूज करा, तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या है t की डबल, तो Z1 के अंदर जो x बनेगा किस टाइप का बनेगा, डबल टाइप का बन जाएगा आपका। ऐसे आप जो डाटा टाइप होते हैं उनके लिए डिफॉल्ट वैल्यूज में मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो आप। तो इसके साथ आपका टेम्पलेट फिनिश होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो आइए देखते हैं अब एक्सेप्शन हैंडलिंग। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है, आपकी एरर हैंडलिंग। एक्सेप्शन का मतलब होता है एरर। आप अपने एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे C++ में, आपका इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी एरर हैंडलिंग कैसे परफॉर्म होती है C++ में। सी में एज सच कुछ कंसेप्ट एरर हैंडलिंग का खुद मैनुअली डिज़ाइन करना पड़ता है एरर्स को कैच करने के लिए, लेकिन C++ ने हमें अगर एरर हैंडलिंग करनी है तो आपको 3 कीवर्ड प्रोवाइड करे हैं। ट्राई कीवर्ड दिया गया है C++ में, कैच कीवर्ड दिया गया है और आपका थ्रो कीवर्ड दिया गया है। जो भी आपको लगता है ये स्टेटमेंट्स एरर थ्रो कर सकती हैं रन टाइम पे, उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिखेंगे। ट्राई ब्लॉक बेसिकली इसलिए बनाया जाता है, ट्राई कर्ली ब्रैकेट के साथ लिखेंगे। तो ये इसका काम क्या होता है कि वो स्टेटमेंट्स जो आपकी एरर थ्रो कर सकती हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट आप किसमें एनक्लोज करेंगे, ट्राई ब्लॉक में एनक्लोज करेंगे। जब भी एरर थ्रो होता है तो थ्रो कीवर्ड से थ्रो होता है आपका। आप जब भी एरर थ्रो करते हैं तो कोई ना कोई वैल्यू थ्रो करते हैं। वैल्यू चाहे आपकी बेसिक डाटा टाइप है चाहे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है आपका, तो थ्रो आपका बेसिक यूजर टाइप्स को भी थ्रो कर सकता है या यूजर डिफाइंड टाइप आपने क्लासेस में एरर्स को डिफाइन कर रखा है उन क्लासेस के भी आप ऑब्जेक्ट्स को थ्रो कर सकते हो। तो थ्रो कीवर्ड का काम है एरर्स को थ्रो करना, और कैच ब्लॉक का काम ये है कि जो ट्राई ब्लॉक के अंदर थ्रो कीवर्ड के थ्रू हमने एरर्स को थ्रो किया है उनको कैच करने का काम किसका है, कैच ब्लॉक का है। तो आपको ये 3 कीवर्ड ही पता होना चाहिए एरर हैंडलिंग कैसे परफॉर्म की जाती है C++ में। तो आपका ट्राई, कैच और थ्रो कीवर्ड से ही एरर हैंडलिंग की जाती है C++ में। थ्रो कीवर्ड से आप बेसिक टाइप की वैल्यूज या यूजर डिफाइंड टाइप के ऑब्जेक्ट्स थ्रो करना चाहो तो आप कर सकते हो। आप फर्स्ट एग्जांपल में मैंने क्या बताया है, हेडर फाइल इंक्लूड कर लिया है, स्टेट नेम स्पेस मैंने std यूज कर लिया है, मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन में पहला काउट क्या कह रहा है, स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन, स्टार्ट है यहाँ पे। एरर्स को थ्रो करेंगे लेकिन उससे पहले हमने क्या लिख दिया, एक मैसेज लिख दिया स्टार्ट। फिर ट्राई ब्लॉक आया, ट्राई ब्लॉक यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे फिनिश कर रहा है। इस ट्राई ब्लॉक के अंदर मैंने एक काउट लिखा है बिफोर थ्रोइंग एन एरर, तो ये मैसेज डिस्प्ले होगा आपका क्योंकि अभी तक इससे पहले हमने कोई एरर थ्रो नहीं करा है। फिर मैंने लिखा थ्रो 100 एक वैल्यू है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। तो ये एरर सब कुछ डिफाइन करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि 100 वैल्यू का एरर आ गया तो उसका क्या मीनिंग होगा। ये प्रोग्रामर की अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं एरर नंबर्स, ताकि उसको पता लग जाए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम जनरेट हुई है आपकी। तो थ्रो कीवर्ड से मैंने 100 थ्रो कर दिया। अभी जो थ्रो कीवर्ड के बाद काउट है आफ्टर थ्रोइंग एन एरर,
ये मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि थ्रो कीवर्ड ने थ्रो कीवर्ड से आपने 100 वैल्यू को थ्रो कर दिया है। तो ये 100 वैल्यू क्या करेगा, कैच ब्लॉक के अंदर सर्च करेगा कि कौन सा इंटीजर पैरामीटर वाला कैच ब्लॉक मेंशन किया हुआ है। तो ये कैच ब्लॉक इंट आई लिखा हुआ है, आई में क्या हो जाएगा, 100 रिसीव हो जाएगा। जो एरर नंबर आपने थ्रो किया है वो 100 वैल्यू आई में आ जाएगी। फिर मैंने इसमें कैच ब्लॉक में क्या लिखा, सी आउट इनसाइड कैच ब्लॉक वैल्यू इज इक्वल टू आई। मैंने एक मैसेज जनरेट किया है कि इनसाइड कैच ब्लॉक, और एक वैल्यू थ्रो करी है मैंने एक वैल्यू प्रिंट कराई है मैंने आपकी, जो आई में कलेक्ट हुई है। आई में क्या कलेक्ट हुई है, 100 वैल्यू थ्रो कलेक्ट हुई है आपकी। तो वो प्रिंट करने के बाद ये कैच ब्लॉक फिनिश कर जाएगा और सी आउट एंड मैसेज आपका डिस्प्ले करेगा। अगर ये आपका सी में एरर हैंडलिंग की होती तो आपका ये सी आउट एंड वाला मैसेज नहीं आएगा, क्योंकि जब भी एक रन टाइम एरर थ्रो हो गया तो आपका अब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन होता है आपका। तो या तो हमें मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि अगर ये इस टाइप का एरर थ्रो हो गया तो प्रोग्राम क्विट ना करे, कंटिन्यू करे। ये मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा सी के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर। लेकिन C++ में क्या करेगा, जब भी एरर थ्रो करा हमने थ्रो कीवर्ड से, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस वैल्यू का कैच ब्लॉक चलेगा और कैच ब्लॉक की स्टेटमेंट चलेंगी, और आपका फिर उसके बाद आगे जो स्टेटमेंट है वो कंटिन्यू होंगी आपकी। तो आपने देखा यही 3 कीवर्ड देखे, ट्राई, कैच, थ्रो। ट्राई के अंदर वो सारी स्टेटमेंट आएंगी जो आपकी एरर थ्रो होंगी। वो एरर जनरेटिंग स्टेटमेंट कहाँ आएंगी, ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगी। थ्रो कीवर्ड से हम थ्रो करेंगे एरर, किसी भी टाइप की वैल्यू को या ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे, और कैच ब्लॉक उन कॉरस्पॉन्डिंग एरर्स को कैच करेगा आपका। अभी मैंने इसमें एक ही टाइप की वैल्यू थ्रो करी है, आप मल्टीपल टाइप्स की वैल्यू भी थ्रो कर सकते हो इफ एल्स यूज करते हुए आप। तो अगर आपने मान लो आपने एक डेसिमल पॉइंट की वैल्यू आपने थ्रो कर दी, तो आपका इंट ब्लॉक के साथ साथ एक कैच ब्लॉक और आएगा आपका, क्योंकि आपके ट्राई ब्लॉक में जरूरी नहीं है कि एक टाइप का ही एरर थ्रो हो, मल्टीपल टाइप्स के एरर्स भी थ्रो हो सकते हैं। तो हर जो एरर थ्रो हो रही है उसका जो टाइप है उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, कैच ब्लॉक लिखना पड़ेगा। इंटीजर के लिए भी लिखना पड़ेगा, अगर 2.2 पास कर रहे हो तो डबल वाला कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा। यानी जितने टाइप के एरर थ्रो होंगे आपके, वो सारे के सारे डाटा टाइप के कैच ब्लॉक बनेंगे आपके। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने एरर तो थ्रो किया है लेकिन ट्राई ब्लॉक के अंदर नहीं थ्रो किया। मैंने एक फंक्शन बनाया है xTest, ये एक इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, टेस्ट में वो वैल्यू आएगी, रिटर्न टाइप इसका वर्ड है, और सी आउट इनसाइड टेस्ट फंक्शन वैल्यू इज इक्वल टू टेस्ट की वैल्यू प्रिंट करेगा आपका, और चेक करेगा इफ टेस्ट, अगर टेस्ट में 0 आया तो ये थ्रो नहीं चलेगा, अगर नॉन जीरो वैल्यू आई तो ये थ्रो चलेगा। थ्रो तो यहाँ से हम इस फंक्शन से हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट में जो भी वैल्यू आ रही है उसको थ्रो कर रहे हैं। तो अब इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे मेन के अंदर, तो हमें पता है ये एरर थ्रो कर सकता है रन टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, इसकी फंक्शन कॉल को ट्राई ब्लॉक के अंदर एनक्लोज करेंगे। तो ट्राई ब्लॉक में क्या लिखा है, xTest 0 गया टेस्ट में, इनसाइड टेस्ट फंक्शन वैल्यू इक्वल टू 0, 0 क्या होता है, फॉल्स, इफ कंडीशन क्या रहेगी, फॉल्स, थ्रो टेस्ट नहीं चलेगा। तो आगे वाली स्टेटमेंट चल पड़ेगी, xTest 1 पास किया, टेस्ट में 1 आया, इनसाइड टेस्ट फंक्शन वैल्यू इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा, और इफ कंडीशन क्या हो जाएगी 1 पे ट्रू, क्योंकि वह नॉन जीरो क्वांटिटी क्या होती है C++ में ट्रू होती है। तो थ्रो टेस्ट 1 थ्रो कर देगा, 1 थ्रो करेगा तो ये आगे वाली स्टेटमेंट को नहीं एग्जीक्यूट करेगा, xTest 2 एग्जीक्यूट नहीं होगा आपका, कैच ब्लॉक पे आएगा, आई में 1 आ जाएगा, कॉट एंड एक्सेप्शन एरर डिस्प्ले करेगा और वैल्यू इज इक्वल टू 1 प्रिंट करेगा, और सी आउट एंड मैसेज आ जाएगा उसके बाद आपका। तो जरूरी नहीं है आप ट्राई ब्लॉक के अंदर ही एरर्स को थ्रो करो,
आप एक फंक्शन बना के उस फंक्शन में भी आप क्या कर सकते हो, एरर्स को थ्रो कर सकते हो। लेकिन आपको जब भी वो फंक्शन कॉल करना है ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर ही कॉल करना है। ट्राई ब्लॉक से आप बाहर कॉल करोगे तो अब नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन हो जाएगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। ये दो क्वेश्चंस आपको जो मैंने करवाए हैं ये समझ आया होगा कि जब भी एरर हैंडलिंग करनी है तो ट्राई कैच थ्रो कीवर्ड से ही एरर्स को थ्रो करना है, और आपकी एरर हैंडलिंग इन तीनों कीवर्ड से ही मैनिपुलेट होगी आपकी। आइए आप देखते हैं कुछ और एग्जांपल एक्सेप्शन हैंडलिंग के। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं एक और एग्जांपल जिसमें कि मैंने एक क्लास बनाई है, माई एक्सेप्शन नाम की क्लास बनाई है। इसमें पब्लिक मेंबर्स ही डिफाइंड है। पहला पब्लिक मेंबर str100 एरे है, आपका एरे है आपका कैरेक्टर टाइप का, और दूसरा जे इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। फर्स्ट जो फंक्शन आपको नजर आ रहा है माई एक्सेप्शन क्या है, कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका नाम जो है वो क्लास के नाम से मैच कर रहा है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, एक एरे एक्सेप्ट कर रहा है और एक इंटीजर पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है। एस में जो स्ट्रिंग आएगी वो str को कॉपी हो जाएगी। स्ट्रिंग कॉपी इनबिल्ट फंक्शन मैंने यूज किया है। आपको हेडर फाइल सी स्ट्रिंग इंक्लूड करनी है, सी स्ट्रिंग आपको इंक्लूड करनी है। तो एस में जो आएगा str में कॉपी हो जाएगा और आई में जो आएगा वो जे को असाइन हो जाएगा। ये दो पैरामीटर का कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने। नेक्स्ट विदाउट आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया है। ये क्या कर रहा है, स्टार str में 0 असाइन कर रहा है और जे में 0 असाइन कर रहा है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है विदाउट पैरामीटर वाला। सिर्फ यही इसमें फंक्शंस हैं। दो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं और दो पब्लिक वेरिएबल्स बनाए हैं मैंने आपके। मेन फंक्शन में मैंने इंट आई एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये आपकी क्लास बनाई है, ये इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बनेगा, मतलब इसमें क्या हमने कंसेप्ट ट्राई ब्लॉक के अंदर इस प्रोग्राम के अंदर बनाया मैंने। इसमें आप एक पॉजिटिव नंबर करोगे तो ये आपका एरर थ्रो नहीं करेगा, और जैसे ही आपने एक नेगेटिव नंबर थ्रो किया तो ये एरर थ्रो करेगा। तो मैंने क्या बोला है, एंटर ए पॉजिटिव नंबर। आई में मैंने सपोज -1 एंटर कर दिया। आई की वैल्यू क्या है, -1 लेस देन 0 होती है बिल्कुल। थ्रो कीवर्ड से माई एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बनेगा नॉट ए पॉजिटिव नंबर मैसेज आपका, यानी ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका नॉट ए पॉजिटिव नंबर एस एरे में आएगा। आई में इस आई की वैल्यू इस आई में कॉपी हो जाएगी और स्ट्रिंग कॉपी str में ऐसा कॉपी हो जाएगा और जे में आई आ जाएगा। क्योंकि थ्रो कीवर्ड से हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के थ्रो कर रहे हैं, तो कैच ब्लॉक भी मुझे किस टाइप का बनाना पड़ेगा, इस क्लास टाइप का ही बनाना पड़ेगा। माई एक्सेप्शन ई में वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। और मैंने e.str एरर मैसेज पढ़ लिया और एरर नंबर पढ़ लिया, उसके बाद आपका प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप एक बेसिक टाइप डाटा टाइप की वैल्यू ही या एक बेसिक टाइप का वेरिएबल ही थ्रो करो। आप अपने क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी थ्रो करना चाहते हो तो वो भी थ्रो कर सकते हो। वैसे ही थ्रो करना है जैसे आपने बेसिक टाइप का आपको मैंने बताया। आपको बस अपना कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, 1 आर्गुमेंट या डिफॉल्ट, और आपका वो ऑब्जेक्ट थ्रो हो जाएगा। और कैच ब्लॉक अगर आपने बना रखा होगा उस टाइप का बनाना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन हो जाएगी आपकी। तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट को ये वाला कैच ब्लॉक कैच करेगा और एरर मैसेज और नंबर डिस्प्ले कर देगा और आगे प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा आपका। आइए आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा। सिंपल यानी बेसिक टाइप की वैल्यू भी थ्रो कर सकते हैं, या फिर हम क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स भी थ्रो करना चाहे तो थ्रो कर सकते हैं। आइए आप देखते हैं आप नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल करने से पहले मैं इस एग्जाम्पल में आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगा कि अगर मान लो अभी तो मैंने एक क्लास ही बनाई है, सपोज आपकी एक ड्राइव क्लास और है आपकी जो कि माई एक्सेप्शन को इनहेरिट कर रही है।
तो जब और आपने दोनों क्लासेस टाइप के ऑब्जेक्ट्स थ्रो करने हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर इफ एल्स को यूज करते हुए, जैसे ये इफ यूज किया मैंने, ऐसे एक इफ एल्स यूज करते हुए आप सपोज ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट भी थ्रो करना चाहते हैं और बेस क्लास का ऑब्जेक्ट भी थ्रो करना चाहते हैं, तो जो कैच ब्लॉक आएंगे फिर उस केस में मल्टीपल आएंगे, एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक आएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, जब ड्राइव क्लास भी बना दी और उस ड्राइव क्लास के भी ऑब्जेक्ट्स थ्रो कर रहे हो, एरर थ्रो कर रहे हो, तो जो कैच ब्लॉक आएगा सबसे पहले माई एक्सेप्शन क्लास बेस क्लास का नहीं आएगा, आपकी ड्राइव क्लास का पहले कैच ब्लॉक आएगा, उसके बाद ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के कैच ब्लॉक के बाद आपका फिर बेस क्लास का कैच ब्लॉक आएगा आपका। क्योंकि ऐसा इसलिए आपका मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आपने ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया और कैच ब्लॉक ड्राइव क्लास का बेस क्लास का कैच ब्लॉक आपने पहले लिख दिया और ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट आपने कैच ब्लॉक नीचे लिखा, तो वो कैच ब्लॉक कभी कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। बेस क्लास का ही क्या करेगा, आपका ऑब्जेक्ट ड्राइव के ऑब्जेक्ट को रिसीव कर लेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटी सी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट भी थ्रो कर रहे हो एक और बेस क्लास के भी ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो, दोनों क्लासेस के ऑब्जेक्ट थ्रो कर रहे हो ड्राइव ब्लॉक के अंदर, तो आपको सबसे पहले कैच ब्लॉक जो लिखना है ड्राइव क्लास का कैच ब्लॉक लिखना है, फिर आपको बेस क्लास का कैच ब्लॉक लिखना है आपको। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। आइए स्टूडेंट आप एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको मैंने ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड में क्या बताया था कि जब भी हम एक फंक्शन बनाते हैं तो वो एक एरर थ्रो कर सकता है थ्रो कीवर्ड से, लेकिन हम फंक्शंस को रिस्ट्रिक्ट करना चाहें कि भी वो एरर तो जनरेट कर सकता है लेकिन किसी एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का ही एरर जनरेट करना चाहें, तो हम अपने फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, थ्रो कीवर्ड से। थ्रो कीवर्ड के साथ ब्रैकेट लिखेंगे और ब्रैकेट में डाटा टाइप मेंशन कर देंगे जिस टाइप का आपको एरर थ्रो करवाना है इस फंक्शन से। तो इंट कैट डबल मैंने 3 डाटा टाइप मेंशन कर दिए हैं, तो ये वाला फंक्शन 3 तरह के ही एरर जनरेट कर सकता है। इंटीजर एरर जनरेट कर सकता है, कैरेक्टर एरर इंटीजर वैल्यू जनरेट कर सकता है, या फिर आपका कैरेक्टर वैल्यू एरर टाइप की जनरेट कर सकता है, या फिर एक डबल टाइप की वैल्यू का एरर जनरेट कर सकता है। तो इस पे रिस्ट्रिक्शन लग गई है, अगर आप इन तीनों के अलावा किसी और टाइप का एरर जनरेट करेंगे तो आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा आपका। तो इसके अंदर एक्स हैंडलर के अंदर क्या किया मैंने, टेस्ट वेरिएबल की वैल्यू को चेक किया, 0 है तो थ्रो टेस्ट करेगा, 1 है तो ए कांस्टेंट कैरेक्टर वैल्यू का एरर जनरेट कर दिया, और 2 है तो थ्रो 2.2 डबल टाइप की वैल्यू का एरर जनरेट कर दिया। मेन फंक्शन में मैंने सी आउट लिखा, स्टार्ट मेंशन किया और ट्राई के अंदर एक्स हैंडलर 0 पास किया। ये वाला फंक्शन कॉल होगा, टेस्ट में 0 आया, टेस्ट चेक हुआ, 0 थ्रो टेस्ट करेगा, थ्रो करेगा तो इंटीजर एरर, क्योंकि टेस्ट में क्या गया है 0 गया है, तो इंटीजर एरर वाला कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, कॉर्डन एरर और आई की वैल्यू डिस्प्ले कर देगा और प्रोग्राम सी आउट एंड पे आ जाएगा और प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। अगर मैं 0 की जगह 1 करूंगा तो आपका इंटीजर वाला कैच ब्लॉक नहीं चलेगा, कैरेक्टर वाला कैच ब्लॉक चलेगा और कॉट एंड एरर सी आउट ए प्रिंट कर देगा आपका। कैरेक्टर वेरिएबल z की जो वैल्यू कलेक्ट हुई है, क्या कलेक्ट हुई है, ए कांस्टेंट आपका कलेक्ट हुआ आपका, तो वो प्रिंट कर देगा। अगर हम 2 पास करेंगे तो थ्रो 2.2 ना इंटीजर वाला ब्लॉक चलेगा ना कैरेक्टर वाला कैच ब्लॉक चलेगा, आपका डबल टाइप का जो कैच ब्लॉक है वो चलेगा और वो प्रिंट कर देगा डबल वैल्यू को। तो इस एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया है कि फंक्शन से हम एरर्स जनरेट तो करें लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा दी फंक्शन के ऊपर कि इस टाइप के ही एरर जनरेट कर सकता है आपका वो, अगर इन टाइप्स के अलावा किसी और टाइप का एरर जनरेट करेगा तो कंपाइलेशन एरर आएगा आपका।
अगर मैं ये थ्रो हटा दूंगा तो फिर आप किसी भी टाइप का एरर जनरेट कर सकते हो। अब एक तो थ्रो कीवर्ड होता है, जैसे हमने डाटा टाइप मेंशन किया है इंट कैर डबल, डाटा टाइप मेंशन कर दिया कि ये आपका एरर जनरेट करेगा। अगर आप इससे किसी टाइप का एरर जनरेट नहीं करवाना चाहते तो थ्रो आपका एम्प्टी ब्रैकेट लिख दो। तो अब ये फंक्शन किसी भी टाइप का एरर जनरेट नहीं कर सकता आपका। जब आपका थ्रो के साथ एम्प्टी ब्रैकेट लग जाता है तो इसका मतलब आपका किसी भी टाइप की वैल्यू का एरर ये थ्रो नहीं कर सकता आपका। तो स्टूडेंट इसके साथ आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग फिनिश है। एक्सेप्शन हैंडलिंग में यही कंसेप्ट आते हैं, ट्राई कैच थ्रो कीवर्ड आता है, या फिर आप फंक्शन से एरर जनरेट कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस फंक्शन को ट्राई ब्लॉक के अंदर कॉल करना पड़ेगा, या फंक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहो तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो आप। तो इसके साथ आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग फिनिश होता है। अब इससे नेक्स्ट टॉपिक आपका है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होते हैं आइए आप देखते हैं नेम स्पेस। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेम स्पेस। अभी इससे प्रीवियस मैंने आपके साथ एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस किया था और एक्सेप्शन हैंडलिंग से पहले टेम्पलेट डिस्कस किया था। अब ये जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेम स्पेस। नेम स्पेस क्या होते हैं, नेम स्पेस बेसिकली आपका एक स्कोप डिफाइन करने का कंसेप्ट है। अगर आप दो क्लासेस बनाना चाहो सेम नाम की तो आप नहीं बना सकते। अगर आपने नेम स्पेस का कंसेप्ट आपको नहीं पता है तो दो क्लासेस के नाम सेम नहीं हो सकते। दो वेरिएबल्स के नाम, चाहे क्लासेस हो, चाहे स्ट्रक्चर्स हो, चाहे फंक्शंस हो, चाहे वेरिएबल्स हो, आप डुप्लीकेट कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग कंसेप्ट वो आप नहीं इंप्लीमेंट कर सकते अगर आपको नेम स्पेस नहीं पता। लेकिन अगर आपको नेम स्पेस का कंसेप्ट पता है तो आप डिफरेंट टू नेम स्पेस बना देंगे और उसके अंदर वो सारी चीज़ें डिक्लेयर कर देंगे जो आपको डुप्लीकेट नेम रखने हैं, चाहे वो वेरिएबल का नाम है, चाहे एरेज है, चाहे स्ट्रक्चर्स है, चाहे आपकी क्लासेस है, चाहे फंक्शंस है, कुछ भी आपका। अगर आपको डुप्लीकेसी करनी है तो आपको नेम स्पेस डिफाइन करना पड़ेगा। नेम स्पेस कैसे बनाते हैं, नेम स्पेस कीवर्ड से। नेम स्पेस मैंने नेम स्पेस का नाम रखा काउंटर नेम स्पेस, और ये स्टार्ट करली ब्रैकेट है नेम स्पेस का और ये एंड करली ब्रैकेट है नेम स्पेस का। इस स्टार्ट और एंड के अंदर एक तो मेरा इंटीजर वेरिएबल आ रहे, दो इंटीजर वेरिएबल आ रहे हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड, और एक क्लास आ रही है। एक क्लास आ रही है आपकी, एक क्लास है काउंटर नाम की और दो वेरिएबल्स अपर बाउंड लोअर बाउंड नाम के वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। अब काउंटर क्लास क्या करेगी आपकी, काउंटर क्लास क्या करेगी आपकी, जहां जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू दे दोगे। सपोज जैसे इसका लोअर बाउंड की वैल्यू 0 रखी है, अपर बाउंड की वैल्यू 100 रखी है, तो मैंने काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया B1 10। तो ये क्या करेगा, 10 से लेके 1 तक रिवर्स ऑर्डर में आपकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा आपका। और कब तक हमें 10 से लेके 1 तक ही जाना है, जब तक हमारा लोअर बाउंड नहीं पहुंच जाता तब तक ये प्रिंट करता रहेगा आपका वैल्यूज को। तो कैसे स्टेटमेंट लिखिए काउंटर क्लास की, एक काउंट इंटीजर वेरिएबल बनाया काउंट, ये कंस्ट्रक्टर है 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो n में आएगा चेक करेगा कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है। अगर लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड है तो काउंट की वैल्यू n आ जाएगी।
अदरवाइज काउंट की वैल्यू अपर बाउंड आएगी आपकी। अभी ये कैसे वर्क करेगा थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। अभी ये वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। रीसेट एक फंक्शन है जो काउंट की वैल्यू आपने चेंज करनी है। अगर आपको जो ऑब्जेक्ट के अंदर काउंट बनेगा उसकी वैल्यू चेंज करनी है तो रीसेट फंक्शन आपका कॉल होगा। और रन क्या करेगा, काउंट को चेक करेगा क्या काउंट की वैल्यू लोअर बाउंड से अबव है। जब तक अबव है तब तक काउंट रिटर्न करेगा और माइनस माइनस से डिक्रीज करेगा बाय 1 से काउंट की वैल्यू को। अदरवाइज रिटर्न लो, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो लोअर बाउंड की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देगा आपका। अब ये नेम स्पेस में 3 मेंबर हैं, 2 वेरिएबल्स हैं, अपर बाउंड लोअर बाउंड और एक क्लास है काउंटर। अब इस नेम स्पेस को यूज करना है तो कैसे लिखेंगे, यूजिंग नेम स्पेस काउंटर नेम स्पेस। आपने यूजिंग कीवर्ड से नेम स्पेस को यूज करना होता है। मैं पूरे के पूरे नेम स्पेस को विजिबल करना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, यूजिंग नेम स्पेस काउंटर नेम स्पेस। जैसे एसटीडी नेम स्पेस को आपने यूज किया था वैसे ही इस नेम स्पेस को जो हमने खुद बनाया है उसको हम यूज कर वही सिंटेक्स से इसको विजिबल करेंगे तीनों मेंबर्स को। अपर बाउंड की वैल्यू मैंने 100 सेट कर दी, लोअर बाउंड की वैल्यू 0 सेट कर दी। ये वेरिएबल कौन से हैं, इस नेम स्पेस के हैं, यानी ये वाले वेरिएबल की बात हो रही है आपकी जो इस नेम स्पेस के अंदर डिफाइंड है आपके। तो उनकी अपर बाउंड की वैल्यू क्या सेट कर दी 100 और लोअर बाउंड की वैल्यू क्या सेट कर दी 0। अब मैं काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं B1 10, तो B1 में काउंट बनेगा और काउंट बनेगा B1 में काउंट बनेगा और 10 आपका n में पास होगा, 1 आर्गुमेंट का सेक्टर चलेगा, n में पास होगा। n की वैल्यू कितनी है 10, अपर बाउंड की वैल्यू कितनी है 100, तो क्या 10 लेस देन इक्वल टू 100 होता है, बिल्कुल। तो काउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी n, तो काउंट की वैल्यू n में क्या आया है 10 आया, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। एक इंटीजर वेरिएबल i डिक्लेयर किया, डू व्हाइल लूप लिखा। डू व्हाइल में मैंने i इज इक्वल टू b1.run को कॉल करा है। काउंट की वैल्यू कितनी है 10, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 0, 10 ग्रेटर देन 0 होता है तो रिटर्न 10 करेगा और डिक्रीज करके काउंट कितना हो जाएगा 9, यानी इसकी i के पास तो 10 आएगा लेकिन काउंट की वैल्यू डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 9। फिर i प्रिंट हो जाएगा यानी 10 आउटपुट में आ जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या है आपकी 10, लोअर बाउंड की वैल्यू कितनी है 0, 10 ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल। दोबारा लूप चलेगा, i में b1.run फिर से कॉल होगा। काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 9 हो चुकी है, तो 9 ग्रेटर देन 0, लोअर बाउंड तो 0 ही है, 9 ग्रेटर देन 0 क्या हो जाएगी कंडीशन ट्रू, काउंट रिटर्न करेगा। काउंट कहने का मतलब काउंट की करंट वैल्यू कितनी है 9, तो i में 9 आ जाएगा और फिर काउंट का डिक्रीज कर देगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो सी आउट 9 हो जाएगा। आउटपुट में क्या आएगा 9 आएगा। i की वैल्यू कितनी है ये अब 9 आई है, 9 आई है, 9 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। दोबारा लूप चलेगा, b1.run दोबारा कॉल होगा। अब काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 8 ग्रेटर देन 0 होता है, बिल्कुल। रिटर्न 8 करेगा, i में 8 आएगा आपका और काउंट का डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 8 प्रिंट हो जाएगा। 8 ग्रेटर देन 0 कंडीशन क्या रहेगी आपकी ट्रू रहेगी आपकी। फिर b1.run दोबारा चलेगा। ऐसे सपोज आपका ये 1 तक पहुंच गया, आपका ये डिक्रीज होके इसकी वैल्यू 1 आ गई और इसने i में 2 रिटर्न किया होगा, तभी काउंट डिक्रीज होके 1 आ गया। अब आपका i में क्या आया 2 प्रिंट हो गया, 2 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। फिर रन चलेगा, काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है। रिटर्न काउंट करेगा, क्या रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा और काउंट डिक्रीज करके 0 हो जाएगा और i आपका प्रिंट हो जाएगा 1 प्रिंट हो जाएगा आपका। और i की वैल्यू कितनी है, i की वैल्यू कितनी है यहाँ पे i की वैल्यू हो चुकी है 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू, तो b1.run दोबारा कॉल होगा। काउंट की वैल्यू कितनी हो चुकी है आपकी
जीरो हो चुकी है, जीरो ग्रेटर देन जीरो नहीं होता, रिटर्न लोअर बाउंड यानी कि जीरो रिटर्न करेगा। आई में कितना आ गया, जीरो, तो जीरो प्रिंट हो गया आपका 1 के बाद जीरो प्रिंट हो गया आपका। जीरो प्रिंट करने के बाद आई में जीरो आ चुका है, जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप से बाहर आओगे प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये 10 to 0 वैल्यूज प्रिंट कर रहा है आपका, 10 to 0 लोअर बाउंड तक की वैल्यू प्रिंट कर रहा है आपका। और आपका ये तीनों इसमें बेसिकली एक दो चीजें हैं, एक तो नेम स्पेस का कंसेप्ट और एक आपका लॉजिक मैंने आपको अभी थोड़ा बहुत समझाया कि भाई आपका रिवर्स में वैल्यूज प्रिंट कर रहा है आपका, और रिवर्स में प्रिंट करने के लिए रन फंक्शन बना रखा है, वैल्यूज को चेक करता जाएगा कि हमें लोअर बाउंड क्रॉस नहीं करना है और आपका काउंट का डिक्रीज भी करना है आपका। तो आपको नेम स्पेस कैसे बनाने हैं, नेम स्पेस, काउंटर नेम स्पेस, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, काउंटर, ये तीनों चीजें अब इस नेम स्पेस के अंदर आ गई है। अगर आप एक स्पेसिफिक ही एलिमेंट विजिबल करना चाहते हो तो यूजिंग नेम स्पेस, काउंटर नेम स्पेस, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, लोअर बाउंड। तो अब आपका यूजिंग नेम स्पेस, काउंटर नेम स्पेस में सिर्फ लोअर बाउंड ही विजिबल हो गया है। अगर आप स्कोप रेजोल्यूशन, अगर आप सारे मेंबर्स को विजिबल करना चाहते हो तो फिर तो आप ये लिखोगे यूजर नेम स्पेस, काउंटर नेम स्पेस, सारे विजिबल हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक ही आपने मेंबर विजिबल करना है तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और उस मेंबर का नाम वो विजिबल, सिर्फ वही विजिबल होगा और विजिबल नहीं होंगे। ये तो आपको सिंटैक्स पता ही होगा कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर से हम एक स्पेसिफिक मेंबर को विजिबल करना चाहें तो कर सकते हैं आप। अब इसमें नेम स्पेस में कुछ चीजें और है, कुछ हल्का सा एक बेसिक और है, तो आइए अब देखते हैं वो छोटी मोटी चीजें हैं आपकी, वो क्या है आपकी नेम स्पेस के अंदर। अब नेक्स्ट जो आपकी छोटी आपकी चीजें हैं, माइनर चीजें हैं, वो आपको पता होना चाहिए नेम स्पेस के बारे में। जब भी हम नेम स्पेस एक आप बनाते हैं तो नेम स्पेस का एक नाम रखते हैं, लेकिन आप बिना नाम रखे भी नेम स्पेस बनाना चाहो तो बना सकते हो। कैसे बनाओगे, नेम स्पेस करली ब्रैकेट स्टार्ट, नेम स्पेस के बाद कोई नाम नहीं लिखना, करली ब्रैकेट इंट के वेरिएबल डिक्लेयर किया, एंड ब्रैकेट हटा लगा दिया, एंड ब्रैकेट लगा दिया, और एक फंक्शन बनाया f1 जिसमें k की वैल्यू क्या सेंड कर रहे हैं 99। तो ये वाला इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला कोड हमने सपोज फाइल 1 में लिखा है, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर मल्टीपल फाइल्स बनती है। सपोज कोई भी फाइल आपने बनाई 1 आपकी, और वो उसमें ये स्टेटमेंट लिख दी, अब k इक्वल टू 9, k को नेम स्पेस, इस नेम स्पेस के k को एक्सेस कर रहे हैं तो इस पर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर फाइल 2 में ऐसे लिख दें एक्सटर्न इंट के एक्सटर्नल वेरिएबल है और k इक्वल टू, ये फंक्शन k इक्वल टू 10 को असाइन करेगा, तो इस पे क्या आएगा, एरर आएगा। क्योंकि नेम स्पेस जब अपने अनोनिमस, ये अनोनिमस नेम स्पेस बन गया। अनोनिमस नेम स्पेस क्या होता है, जिसका कोई नाम नहीं होता। तो ये अनोनिमस जो नेम स्पेस है ये सिर्फ एक तरह से स्टैटिक वेरिएबल जो मैंने आपको फंक्शंस में बताए थे बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा। स्टैटिक वेरिएबल का मैंने आपको बताया था कि आप एक सपोज मल्टीपल फाइल्स है और एक फाइल के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, और स्टैटिक वेरिएबल अगर आपने बिल्कुल टॉप पे डिक्लेयर कर दिया तो वो उसकी जो स्कोप है विद इन द सेम फाइल रहेगी और फाइल तक नहीं जाएगी आपकी। स्टैटिक इंट के लिखा तो फाइल 1 तक ही रहेगा, फाइल 2 में नहीं जाएगा। अगर उसमें एक्सटर्न इंट करें और k में 10 असाइन करेंगे तो इस पे क्या आएगा, एरर आएगा आपका। तो ये जो अनोनिमस नेम स्पेस बना है बिल्कुल स्टैटिक वेरिएबल की डिक्लेरेशन जैसा बना है, ये सिर्फ सेम फाइल में विजिबल है, अदर फाइल्स में विजिबल नहीं होगा। अदर फाइल में विजिबल करना है तो आपको ये नेम स्पेस का नाम रखना पड़ेगा आपको। अनोनिमस जो नेम स्पेस होते हैं वो सिर्फ सेम फाइल तक ही विजिबल रहते हैं, अदर फाइल्स में विजिबल नहीं होंगे आपके। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था जो नेम स्पेस के बारे में आपको पता होना चाहिए
कि नेम स्पेस हम स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट नहीं यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में। स्टैटिक वेरिएबल का कंसेप्ट कहाँ यूज़ होता है? सी लैंग्वेज में यूज़ होता है आपका। अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल बनाना है फाइल जिसका स्कोप विद इन द फाइल ही रहे, तो आप अनोनिमस नेम स्पेस बनाइए। ऐसे सपोज आपने एक प्रोग्राम के अंदर नेम स्पेस तो बनाया है, लेकिन दो पीसेस में उसको डिवाइड कर दिया। एक नेम स्पेस ए डिक्लेयर किया, इंट आई वेरिएबल इस नेम स्पेस में डाल दिया, फिर नेम स्पेस ए बनाया, फिर इंट जे डिक्लेयर कर दिया। तो अब ए वाले नेम स्पेस में दो मेंबर हो गए, एक आई मेंबर है, एक जे मेंबर है। ऐसे आप जितने मर्जी पार्ट्स में आप अपने नेम स्पेस को ब्रेकअप कर सकते हो। जब भी आप नया नेम स्पेस बनाओगे विद प्रीवियस नेम स्पेस के नेम से बनाओगे, तो वो उसमें मेंबर्स प्रीवियस वाले नेम स्पेस में ऐड होते रहेंगे आपके। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर ये पूछे क्या हम एक फाइल के अंदर या मल्टीपल फाइल के अंदर सेम नेम स्पेस के नाम को यूज करते हुए डिफरेंट नेम स्पेस बना सकते हैं, तो बिल्कुल बना सकते हैं। उससे होगा क्या कि सारे मेंबर्स उस नेम स्पेस में इंक्लूड मान के चलेगा। आई भी ए का है, जे भी ए का है। ऐसे आप चाहे इसको ब्रेकअप करते हैं, जितने मर्जी नेम स्पेस बना लो सेम नेम के आपके। तो इसके साथ आपका नेम स्पेस का कंसेप्ट आपका फिनिश होता है, और इसके साथ आपकी C++ भी एंड होती है। C++ में यही कंसेप्ट आते हैं आपके नेम स्पेस, टेम्पलेट, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग तक टॉपिक आते हैं। अब इस C++ में जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो STL है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, वो इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत जल्द मैं STL की वीडियोस आपको पोस्ट करूंगा। जिसने भी STL सीखना होगा तो आप वो वीडियो देख के STL सीख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।